महाराज हर्षवर्धन, अब तक आपने देखा, राजा शीलध्वज के बीमार पड़ते ही राज्य में प्रभारी राजा चुनने की प्रक्रिया शुरू होती है। राजगुरु रामानुजम तीनों राजकुमारों के साथ वजीर हारून के बेटे शिवा को भी प्रशिक्षण देने का आदेश देते हैं, लेकिन वजीर अजीब तरह से अपने बेटे को इसमें शामिल नहीं करना चाहता। राजगुरु को शक होता है कि इसमें कोई बड़ा रहस्य छुपा है। प्रशिक्षण और परीक्षा शुरू होती है। शिवा सोचता है कि राजकुमारों का अधिकार उससे बड़ा है, इसलिए वह खुद ही हार जाता है। वहीं सिद्धार्थ भी यही सोचकर पीछे हट जाता है कि बड़ी रानी का पुत्र कुणाल ही राजा बनने योग्य है। अंततः कुणाल प्रभारी राजा बन जाता है और वजीर हारून बेहद खुश होता है। लेकिन सत्ता मिलते ही कुणाल अत्याचारी बन जाता है और राजकुमारी रेशमा को प्रताड़ित करने लगता है, क्योंकि वह सिद्धार्थ से प्रेम करती है। इधर न्याय की मांग लेकर शिवा दरबार में आता है, पर चौंकाने वाली बात होती है। उसका अपना पिता वजीर हारून उस पर ही राजद्रोह का आरोप लगा देता है और उसे कारागार में डलवा देता है। जब राजगुरु कारागार में शिवा से मिलते हैं तो उसकी करधनी पर एक खास चिन्ह देखकर सन्न रह जाते हैं। वही चिन्ह जो कभी छोटी रानी रोमा के नवजात पुत्र पर था। तभी राजगुरु को सच्चाई समझ आती है। शिवा ही असली राजकुमार है और वजीर हारून ने अपने पुत्र कुणाल को सिंहासन पर बैठाने के लिए राजकुमारों को बचपन में बदल दिया था। अब राजगुरु निश्चय करते हैं, समय आ गया है इस भयानक रहस्य को उजागर करने का। इधर वजीर हारून प्रभारी राजा कुणाल को इशारों इशारों में सलाह देता है। छोटी रानी रोमा के लड़के सिद्धार्थ को रास्ते से हटा देना चाहिए, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसी समय वहां कुछ अन्य लोग आ पहुंचे थे। राजा कुणाल मन ही मन चौंक जाता है। क्या क्या हमारा वजीर हारून पागल हो गया है? वह सोचता है। जो अपने साथ साथ हमारे पूरे परिवार को भी नष्ट करने की बात कर रहा है। पागलपन में तो ये अपने बेटे को भी नहीं बख्शेगा। फिर एक पल ठहर कर वो कठोरता से सोचता है, चलो इसके ही अनुसार सही, लेकिन इस व्यवहार के लिए इसे भी तो दंड मिलना चाहिए। बस इतना सोचकर प्रभारी राजा कुणाल क्रोधित होकर आदेश देता है, इस वजीर को अभी कारागार में डाल दो, निर्णय आने तक वहीं रहेगा। लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता। कुछ ही समय बाद सभासद लोग आपस में मंत्रणा करके वजीर हारून को कारागार से छुड़वा लेते हैं और दूसरी ओर राजगुरु, जो शांत दिखते हैं लेकिन प्रभावशाली हैं, वो उसके पुत्र शिवा को भी छुड़वा देते हैं। कुछ दिन बाद शिवा आम जनता के कुछ परेशान लोगों के साथ राज दरबार में आता है और प्रभारी राजा कुणाल से कहता है, महाराज, इन निर्दोष लोगों की पीड़ा सुनिए। क्या अन्याय इतना बढ़ जाएगा कि अब कोई सुनवाई भी नहीं होगी? लेकिन तभी वजीर हारून उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर कठोरता। यह राजद्रोह है। राजा के सामने इस तरह बोलने का साहस, मैं मृत्युदंड का अनुमोदन करता हूं। दरबार सन्न रह जाता है। लोग कांप उठते हैं। राजा कुणाल गंभीर हो जाता है। उसकी आंखें शिवा पर टिक जाती हैं। हमें निर्णय लेने के लिए समय चाहिए। इसे कारागार में डाल दो, जब तक हम विचार न कर लें। हाहाकार मच जाता है। शिवा मुस्कुराता है, कहता है, सत्य को कैद नहीं किया जा सकता महाराज। एक दिन सच खुद बोलेगा। तत्पश्चात प्रभारी राजा कुणाल अपने महल में पहुंचकर सोचता है, ये वजीर ऐसा क्यों कराना चाहता है? क्या इसमें कोई राज है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जरूर कोई चाल है, कोई गहरी साजिश। उधर रात्रि के सन्नाटे में कुछ लोग चुपचाप आते हैं और फिर रोशनदान, हाँ, रोशनदान तोड़कर शिवा को कारागार से बाहर निकाले जाते हैं। इधर अगले दिन कुछ लोगों के साथ सिद्धार्थ भी एक समस्या के समाधान के लिए राज दरबार में प्रभारी राजा कुणाल के पास आता है। उसी दौरान वजीर हारून ने सख्त लहजे में प्रभारी राजा कुणाल से कहा, महाराज, शासन व्यवस्था में न तो राज परिवार देखा जाता है, न भाईचारा। ऐसा प्रतीत होता है
कि मेरे पुत्र शिवा के साथ साथ यह राजकुमार सिद्धार्थ भी अपने फर्ज को न निभाते हुए आपकी शासन व्यवस्था में कोई सहयोग नहीं देना चाहता है, बल्कि ये तो इन लोगों के समर्थन में खुलकर आना चाहता है। इसलिए मेरा विचार है कि आप सोच समझकर ही इस संबंध में कोई निर्णय लें, वरना शासन व्यवस्था में न केवल व्यवधान आएगा, बल्कि राज्य में अराजकता भी फैल सकती है। यह सुनते ही प्रभारी राजा कुणाल तमतमा उठा और गुस्से में राजकुमार सिद्धार्थ से कहता है, तुम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे सामने आ जाते हो। इसका मतलब तुम विद्रोह करना चाहते हो? फिर वजीर की बात को मन ही मन सोचते हुए कुणाल सिद्धार्थ को भी कारागार में डलवा देता है। प्रभारी राजा कुणाल राजमहल में जाकर शराब पीते हुए सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है? ये वजीर मुझसे आखिर चाहता क्या है? वो गुस्से और उलझन में बड़बड़ाने लगा। ये मेरे ही भाई के खिलाफ क्यों भड़का रहा है? क्या वो हमें आपस में लड़ाकर कुछ और हासिल करना चाहता है? उसी वक्त बड़ी रानी सुजाता, कुणाल की मां, वहां आ पहुंची। कुणाल ने झुंझलाते हुए कहा, माँ, आप जानती हैं वजीर क्या चाहता है? वो वो चाहता है कि मैं अपने ही भाई को मार डालूं। सुनते ही रानी सुजाता ने गंभीर आवाज में कहा, बेटे कुणाल, वजीर सही कहता है, ऐसा ही करना होगा। क्या माँ, आप ये क्या कह रही हैं? कुणाल की आंखें फटी रह गईं। वो गिलास उठाकर एक ही सांस में शराब गटक गया और गुस्से से झूमते हुए पहचावच बड़बड़ाया। अब समझ नहीं आता, कौन अपना है कौन पराया। कहते कहते वो थक कर जमीन पर गिर पड़ा और शराब के नशे में वहीं सो गया। इधर बड़ी रानी सुजाता रात्रि के समय महल से चुपचाप निकलकर जंगल की ओर तांत्रिक की खोज में जाती है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक नागपुत्री से, इच्छाधारी नागिन कृत्या। रानी सुजाता जब उससे पूछताछ करती है तो नागकन्या कहती है, मेरा परिवार एक दैविक प्रकोप से नष्ट हो गया है। मैं एक तांत्रिक देव की बेटी होने के नाते तंत्र विद्या से कोई भी इच्छा रूप धारण कर सकती हूँ, किसी का भी अहित कर सकती हूँ और बाजी को पलट भी सकती हूँ। लेकिन फिलहाल मैंने ये तंत्र विद्या पूरी तरह से प्राप्त नहीं की है। असल में इस नागिन कृत्या की बहन संकारा का होने वाला पति इन्हीं लोगों के द्वारा मार दिया गया था। यही कारण है कि कृत्या की बहन संकारा अपने माता पिता के साथ इसी क्षेत्र में रहने लगी ताकि उन्हें कुछ जानकारी मिल सके। लेकिन रानी सुजाता ने उसे पहले ही पहचान लिया था। उसने संकारा को राजमहल ले जाकर रानी रोमा पर दोषारोपण करने के लिए उसे इस्तेमाल किया और फिर कारागार में डलवा दिया। इधर कृत्या भी अपनी बहन संकारा की खोज में यहां वहां भटक रही थी, जिसे भुलक्कड़ होने का श्राप लगा था। रानी सुजाता अपनी कार्य सिद्धि के लिए इस नागकन्या कृत्या को अपने साथ ले चलती है, पर क्या वह जानती थी कि कृत्या की मंशा भी कुछ और थी? हाँ, कृत्या खुद भी प्रतिशोध की आग में जल रही थी। वह उस भयानक दृश्य को बार बार याद करती थी जब उसके माता पिता को और कई अन्य निर्दोष लोगों को चारों ओर से घेर कर आग में जला दिया गया था। लेकिन वह छोटी सी कृत्या किसी बिल में छुपकर बच निकली थी। पर क्या वाकई बची थी? उसकी बहन संकारा, वह तो पहले ही अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए निकल चुकी थी और तब अनजाने में उसे बड़ी रानी सुजाता अपने साथ ले गई थी। लेकिन जो हुआ वह तो और भी भयावह था, क्योंकि रानी सुजाता ने ही इसकी बड़ी बहन संकारा से राजा के खाने में अंगूठी से जहर देने की साजिश रची। हाँ, फिर उसी की जहर भरी अंगूठी से अपने ही सेवकों से उस पर वही जहरीली सुई 2 बार प्रयोग करवाई और संकारा वह पागल हो गई। अब उसे कारागार में डाल दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पर क्या वह कभी
फिर सामान्य हो पाएगी। इधर रानी सुजाता और नागकन्या कृत्या की सारी बातचीत को एक तांत्रिक का शिष्य चुपचाप छुपकर सुन रहा था। क्या वह इन रहस्यों को किसी और तक पहुंचाएगा? इधर अपने शिष्य की वार्ता सुनकर तांत्रिक ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या रानी सुजाता एक बार फिर किसी नाग कन्या को अपने साथ ले गई है? सावधान, अब तुम्हें इस संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं लेनी है, समझे? हमें अपनी सीमा रेखा में ही रहना होगा, वरना ये इच्छाधारी नागिन किसी से भी प्रतिशोध ले सकती है। ये नाग परिवार यहाँ अपनी प्रतिशोध की ज्वाला में घायल होकर घूम रहा है।